हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ IFAS। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कविता और हम डिस्कस कर रहे हैं सक्सेस स्टोरीज ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। तो आज हमारे साथ अपनी स्टोरी यहाँ पे शेयर करने के लिए जुड़ रहे हैं रिचपाल सिंह। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर रिचपाल। थैंक यू मैम। और मैं शुरू करूँ आपसे सवालों का सिलसिला, उसके पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो हमारी ऑडियंस को यहाँ पे दे दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने अपने बैचलर्स मास्टर्स कहाँ से किए हैं और कैसे आपने गेट की तैयारी की। थोड़ा आप शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं यहाँ पे। Okay ma'am. So ma'am, my name is Richpal Singh and I am from Jaisalmer, Rajasthan. I did my graduation in BSc Honors Physics from Hansraj College, University of Delhi, and after that I did my MSc from Central University of Rajasthan in Physics. उसके बाद मैम मैं नेट और गेट की प्रिपरेशन कर रहा था और इसी साल मतलब गेट क्वालिफाई हो गया हूँ और नेट एग्ज़ाम भी दिया है मैंने इस साल। ओके, तो गेट का आप रैंक शेयर कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ, यहाँ पे आपका क्या रैंक आया है। मैम गेट में मेरा AIR 407 रैंक आई है। ओके ग्रेट, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू और आपकी पूरी फैमिली को भी। थैंक यू मैम। अभी तो आई एम श्योर पूरी फैमिली में बहुत खुशी का माहौल होगा, आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे काफ़ी टाइम से। यस मैम, सर मेरे पेरेंट्स भाई बहन सब खुश है। एग्जैक्टली exactly, और आई एम श्योर आपका गेट का जिस तरह से गेट का निकला है नेट का एग्जाम भी डेफिनेटली आपका निकल जाएगा। इसमें नेट में भी काफी अच्छा स्कोर है तो इस बार नेट भी निकल जाएगा। ओके, सो आप क्या शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस से, किस तरीके से आपने गेट की प्रिपरेशंस की। आपने मतलब आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे तो किस तरीके से आपने प्रिपेयर की और कैसे वो डिफरेंट है, जैसे आपने दोनों एग्जाम भी यहाँ पे दिए हैं नेट का और गेट का, तो क्या आपको डिफरेंस लगा, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए दोनों एग्जाम्स के लिए यहाँ पे। तो मैम मैं नेट की प्रिपरेशन कर रहा था और नेट और गेट में डिफरेंस ये है कि गेट में थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल ऐसे। हम्म। तो गेट के बारे में स्टार्टिंग मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो गेट का एग्ज़ाम था उससे 2 दिन पहले मैंने बस 2 PI के टेस्ट दिए थे IIT की साइट पर ही। तो उससे मुझे में मालूम पड़ गया था कि किस टाइप क्वेश्चन पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किन में टाइम देना है किन में नहीं देना है। हम्म। और गेट का एग्जाम अगर नेट के कंपेयर में मुझे तो इजी लगता है थोड़ा सा। तो क्या डिफरेंस है, मतलब जैसे आपने कहा कि गेट में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, सो क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है क्वेश्चंस का, कि गेट में क्या ज़्यादा थेरोटिकल ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या यहाँ पे एनईडी टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। नहीं मैम, गेट में मिक्स क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होते हैं। अगर इस बार जो एग्जाम था वो लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम थे उनसे थोड़ा सा टफ था क्योंकि इसमें MSQ ज़्यादा थे। बट गेट में जैसे नेट की मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो नेट में ऐसा है अगर सब्जेक्ट नहीं आते तो आप छोड़ सकते हो। हम्म। बट गेट में ऐसा है कि वो ऑप्शन नहीं आते तो सारे सब्जेक्ट मतलब बेसिक तो आने चाहिए उनके, अगर ये पेपर इजी पे आ गया तो करने के लिए। और एक और मेरे को डिफरेंस जितना पता है कि नेट में आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं कि आप छुड़ा सकते हो, ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं छुड़ाने हैं, पर गेट में वो नहीं है, गेट में आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। यस मैम, क्यों नेट में 75 क्वेश्चन में से आप 55 अटेंड कर सकते हो। हम्म। बट गेट में 65 क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें ऑप्शन नहीं होता। हम्म। गेट में कोई ऑप्शंस नहीं होता है बिल्कुल। और यहाँ पे यस गेट मैम। में हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड करके भी एक सेक्शन होता है जो यूजुअली बच्चे जो है उसको कम इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि मार्क्स कम है और इसको इग्नोर कर देते हैं, बट वो 15 मार्क्स यस बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं आपके स्कोर पे और ओवरऑल रैंक पे। तो जनरल एप्टीट्यूड के बारे में आपने किस तरह से पढ़ाई की जनरल एप्टीट्यूड की यहाँ पे। मैम, मेरा जनरल एप्टीट्यूड मतलब शुरू से सही रहा है तो उसको मैं ज़्यादा स्पेशल पढ़ाई नहीं करता है इसकी में। मतलब एग्जाम से पहले 1 दिन पहले देख लेता हूँ PIQ में किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। बाकी मेरे को तो ये इजी लगता है ये। तो जो बच्चे जो डिफ़िकल्ट, अगर जैसे आप अभी एक्सपर्ट हो आपको इजी लगता है, तो जो बच्चे अब देने वाले हैं 2026 में एग्ज़ाम और काफ़ी डिफ़िकल्ट कई बार बच्चे फेस करते हैं, पैटर्न्स नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं या उन्हें समझ नहीं आता है कि इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे उनके साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको थोड़ा हेल्प हो जाए यहाँ पे इन सेक्शन को डील करने से। यस श्योर मैम। तो मैम, जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन में बस अपने क्वेश्चन इसमें कैलकुलेशन लेंथ नहीं होती, कैलकुलेशन 1 लाइन की 2 लाइन की होती है बस। अपने को क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ना है तो अपने अगर समझ आ जाएगा तो फिर उसकी कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी नहीं होती। जितने आप प्रैक्टिस करोगे तो वैसे वैसे आपको मतलब तो आप क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर या आधे मिनट के अंदर आराम से कर पाओगे। हम्म। ये मेरी स्ट्रेटजी है।
इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा सवाल है कि जो आपने बोला कि 1 या आधा मिनट के अंदर हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसे आपने हर सेक्शंस को आपने कैसे डील किया, मतलब कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी रही थी कि मैं ये सेक्शन को इतना टाइम दूंगा, या किस स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी थी आपकी ये पूरा पेपर की 3 घंटे मेरा पूरे सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाने चाहिए? यस मैम, जब मैंने गेट के 2 मॉक टेस्ट दिए थे तो उसमें मतलब में मेरे एमसीक्यू में ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे और एमएसक्यू और नेट में क्वेश्चन मार्क्स कम आ रहे थे। तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हम्म। और एमएसक्यू और एनएटी में मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और थोड़े से लेंदी भी हो जाते कभी कभी। तो मेरा मेन यही था कि एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम देना है और एमएसक्यू और उनको लास्ट में करना है बस। ओके। तो जो बच्चे यस अभी अगले साल प्रिप देने वाले हैं एग्ज़ाम, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? मतलब उन्हें, अगर वो आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं सपोज, तो कौन से सब्जेक्ट्स है जो इजी है और कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो उन्हें पहले कवर अप करने चाहिए और ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे उनके बन जाएंगे? और किस तरीके से फिर, जैसे कोई कोई सब्जेक्ट्स बहुत हार्ड, मोस्ट ऑफ द बच्चों को जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत हार्ड लगता है, वो लोग यूजुअली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को इग्नोर कर देते हैं, तो कैसे आपने इन मेरे को भी सब्जेक्ट्स को फिर किस तरीके से आपने यहाँ पे अपनी पढ़ाई को यहाँ पे स्ट्रैटेजाइज किया था? यस मैम, ईएमटी तो मेरे को भी हार्ड लगती है। मैंने ईएमटी अभी खोल देखी भी नहीं इस ईयर। और बाकी जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इनसे वेटेज भी ज़्यादा होता है। हम्म। और अगर अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये इजी स्कोरिंग मार्क्स है। और इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट जैसे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, हम्म। ये इनमें वेटेज कम होता है बट ये इनका सिलेबस कम ही होता है। अगर ये देख लेंगे तो जल्दी हो जाएगा ये सब। ओके। सो बेसिकली Yes. जो इजी सब्जेक्ट्स है जिनका वेटेज ज़्यादा है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स आई थिंक पूरा फिजिक्स का बिल्ड कर देता है, क्योंकि अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स सॉल्व कर लो तो एक्सप्रेशंस डिराइव करने में यहाँ पे बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि वहीं से हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जो भी हो वो हर सब्जेक्ट में हम अप्लाई करते ही है आंसर्स पे आने के लिए। यस मैम, मैथमेटिकल फिजिक्स मतलब फिजिक्स का बेस बोल सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो सभी सब्जेक्ट में होती ही है। और एग्जैक्टली। गेट में मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन भी उतने हार्ड नहीं आते, बेसिक ही आते हैं। हम्म। एग्जैक्टली exactly. और यहाँ पे रिवीजन के लिए कुछ टिप्स अगर आप बता पाओ कि आपने जब रिविजन्स आप करते थे तो आपने क्या स्ट्रैटेजी थी, आप किस तरीके से, क्योंकि सब्जेक्ट्स और पोर्शन बहुत ही वास्ट है यहाँ पे, और फॉर्मूलेज यस इतने मैम। सारे हैं हर टॉपिक को लेके कि हर कंडीशन के लिए एक अलग फॉर्मूला हो जाता है। तो किस तरीके से आप फिर इसको मेमोराइज करते थे, क्या टेक्निक्स आपने यहाँ पे यूज़ की थी? तो मैम जब मैं थ्योरी पढ़ता था स्टार्टिंग में, तो जो अगर मेन फॉर्मूले होते हैं उनको मैं एक साइड में लिख देता, एक कॉपी में। हम्म। और एग्जाम से 2-3 दिन पहले बस फॉर्मूले रिवाइज करता था, क्योंकि एग्जाम के टाइम वही फॉर्मूले कभी याद नहीं आते वगैरह वगैरह। तो वही हम्म। फॉर्मूले एग्जाम से पहले बस फॉर्मूले रिवाइज करता था और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करता था उनकी बस। ओके। और जब अभी तो आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है, तो अब फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है, मतलब आपका फ्यूचर, आप नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेने वाले हो? मैम मेरा मेन एम तो असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो नेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो फिर उसी का एग्जाम देना है। और क्या आप एल बाकी एस, मतलब एल एस तो आपका क्लियर हो जाएगा, क्या आपको रिसर्च में भी इंटरेस्ट है यहाँ पे? मैम रिसर्च में नहीं, मेरे को मतलब एज ए लेक्चरर स्टूडेंट को पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वही सो बेसिस डेफिनेटली आपका मतलब। एक्सपीरियंस आपके स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे बहुत काम आएगा और आपके स्टूडेंट्स को भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो आप कुछ यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं अभी और जो अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके साथ आप कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहते हैं जो आपने लर्न की है अपने एक्सपीरियंस में, कि कैसे आपने मैनेज की अपनी पढ़ाइयों को, टाइम शेड्यूल आपने कैसे यहाँ पे बनाया, या स्ट्रेस जो हो जाता है कई बार बच्चों को, तो उस कंडीशन से कैसे डील करना है? ओके मैम। सो मैम मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि अगर आप कहीं नोट से पढ़ रहे हो तो नोट्स को मतलब एक ही नोट से पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ लिया, एक वहाँ से पढ़ लिया, क्योंकि अगर मेरा शुरू से एक ही नोट से, मैं उन्हीं नोट से पढ़ता हूँ। और इसके अलावा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस हो सके उतने प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैम जितने क्वेश्चन करोगे उतने ही फिर वो एग्जाम टाइम में टाइम कैसे मैनेज करना है वगैरह वगैरह वो उसका आइडिया लग जाता है। और एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देना काफ़ी कंपलसरी है। इससे काफ़ी बेनिफिट होता है।
सो ये तो स्ट्रेटेजी की बात होगी। तो मेरा दूसरा सवाल था कि स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करेंगे मतलब इस टाइम पे, क्योंकि बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं। एग्ज़ाम के पहले का भी प्रेशर होता है, आई थिंक वो 1 महीने का जो टाइम रहता है एग्ज़ाम के पहले, तो बच्चे काफ़ी स्ट्रेस में हो जाते हैं और एग्ज़ाम के दिन तो अलग ही लेवल का स्ट्रेस फील करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आ रहा है, सब कुछ पता है, पर फॉर्मूले टाइम पे बिकॉज इतना स्ट्रेस लेते हैं कि या तो फॉर्मूले याद नहीं आते हैं, या तो सही आंसर पता होते हुए भी इतना वो प्रेशर होता है ना एग्जाम का, तो गलत आंसर टिक हो जाते हैं और फिर बाद में रियलाइज होता है कि अरे मुझे ये आता था पर मैंने ये गलत किया। तो ऐसे सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए आप क्या करते थे? मतलब आपके पास कोई टेक्निक थी, आप गाने सुनते थे, योगा करते थे, कुछ भी जो आप करते होगे? नहीं मैम, ये तो सबकी प्रॉब्लम होती है। सो इसको टैकल करने के लिए मैं एक तो मेडिटेशन वगैरह करता था सुबह। और मैन जब एग्जाम होता है तो अपन एग्जाम से पहले मतलब आधे घंटे पहले ही अपन कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ जाते हैं। तो उस टाइम वही है कि ज़्यादा बाहर इधर उधर मत देखो, बस एक बार रिलैक्स हो रहो, फोकस रहो। और मैं जब पानी की बोतल एक साथ में लेके जाता था, आराम से पानी पियो, एकदम रिलैक्स रहो। और उस टाइम में पहले डिसाइड कर लो कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या टाइम मैनेज करना है वगैरह वगैरह, तो इजीली हो जाएगा। ज़्यादा वैसे प्रेशर नहीं आएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि आप कुछ भी जो आपको लगता है मेडिटेशन करो या कोई भी चीज़, और हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खाना खाना बहुत यस मैम। इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के टाइम पे। यस और मैम। आप कुछ और टिप्स अगर देना चाहते हो, मतलब एक लास्ट, अगर आपको और कुछ बताना है बच्चों को कि किस तरीके से उनको सी एस आर नेट के बारे में भी आप यहाँ पे टिप्स दे सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने सी एस आर नेट का भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, तो उसके बारे में भी यस कि मैम। बच्चे जब दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैम टिप तो मेरी यही है कि अगर जैसे मैं पहले जैसे थ्योरी पढ़ता हूँ तो थ्योरी में ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ता। हम्म। थ्योरी, बेसिक थ्योरी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लिए। उसके बाद उसी टॉपिक के उसी टाइम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पीवाईक्यू अगर देख लो। अगर वो उन उसी थ्योरी से हो रहे हैं तब तो ठीक है। अगर वो उस क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो उसके बाद तो डीप में पढ़ो उसको। और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है, जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, उन पे ज़्यादा फोकस करो। और मेरी तो ये स्ट्रेटजी है कि जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो बस। ओके, और नेगेटिव मार्किंग जो एमसीक्यूज में होता है, उसको उससे डील करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी अगर आपके पास है जो आप शेयर कर सकते हो? यस मैम, मतलब मेरी एग्जाम यही स्टडी होती है। मैं मैक्सिमम जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता हूँ वो करता हूँ। तो इसमें नेगेटिव की चांस काफ़ी है, मतलब इसलिए ये स्ट्रेटजी किसी को मैं सजेस्ट तो नहीं कर रहा। बट ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है कि मैं मैक्सिमम जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं उतने करता हूँ। जैसे गेट एग्जाम था तो इसमें मैं 65 में 63 अटेम्प्ट कर गया था। ओ। तो इसमें यही है कि आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। अगर आप ज़्यादा मैक्स क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने वाले हो तो उसी स्ट्रेटजी पे रहो, स्ट्रेटजी चेंज मत करो लास्ट एग्जाम के टाइम में। हम्म। अगर आप कम क्वेश्चन करते हो, एक्यूरेट करते हो, तब भी रिजल्ट वही रहेगा, अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उसको फॉलो करो और उस पर स्टिक रहो एंड टाइम पे, जैसा कि कहा है यहाँ पे, एंड टाइम पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी से भटकना नहीं है, चेंज नहीं होना है। जो आप यस। प्रैक्टिस कर रहे हो उसी प्रैक्टिस के साथ एग्जाम पे जाइए। सो आपका एग्जाम ज़रूर अच्छा जाएगा। थैंक यू यस सो मैम। मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस और अपना पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच रिचपाल कि थैंक यू। आपने पूरा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे अपना वेलकम। शेयर किया। आई एम श्योर जो बच्चे आपको देख रहे हैं अभी और जो गेट का पेपर देने वाले हैं वो काफ़ी इंस्पायर होंगे और आपकी स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ फॉलो करने वाले हैं। सो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और सी एस आर नेट थैंक के यू मैम। बाद में भी हम फिर से एक बार मिलेंगे, आपका इंटरव्यू फिर से मुझे लेने का जरूर मौका मैम, मिलेगा यहाँ जरूर। पे। ओके मैम। ओके, थैंक यू।